हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मान्या में स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 34, जिसमें हम पढ़ेंगे डेक्कन एंड साउथ इंडिया के बारे में। तो मुगल साम्राज्य के टाइम पे जब अप टू 1656, तो अकबर के बाद जो आते हैं उनके सक्सेसर जहांगीर, शाहजहां, तो उनके टाइम पे किस तरह की डेक्कन साउथ इंडिया पे राज हो रही थी, धीरे धीरे एक्सटेंशन हो रही थी। और मुगल साम्राज्य के टाइम पे डेक्कन की हालत किस तरह की थी और क्यों मुगल साम्राज्य के जो राजाएं थे, जितने जैसे कि अकबर हो गए, अकबर से ही शुरू हुआ डेक्कन साम्राज्य को अख्तियार करने का जो सफ़र था उनका शुरू हुआ। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां धीरे धीरे जो आए, उनके जो सक्सेसर, तो क्यों डेक्कन के लिए उनका मतलब इच्छुक हुए वो उसे एक्सटेंशन करने के लिए, उसे अपने सुजर्निटी के अंडर लाने के लिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो अप टू 1656 तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें आज जो वीडियो है ये शायद 2-3 वीडियो लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है। तो एक वीडियो में अगर मैं बनाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आपकी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे जब अकबर थे, अकबर के टाइम पे ऑलरेडी साउथ इंडिया की हालत किस तरह की थी, डेक्कन एंड साउथ इंडिया की हालत किस तरह की थी, किस तरह की उनके बीच में कन्फ्लिक्ट लगे रहते थे और सिचुएशन किस तरह की थी, उस बारे में देखेंगे। और कौन सी ऐसी फैक्टर थी जिसने अकबर को डेक्कन को अख्तियार करने के लिए इंटरेस्ट किया और मजबूर किया, और वो इंटरेस्ट लेना शुरू किए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द हिस्ट्रिकल लैंडस्केप ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू 1656, फोकसिंग ऑन द पॉलिटिकल डायनामिक्स। इसका पॉलिटिकल डायनामिक क्या था साउथ इंडिया में, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या था, कौन सी ऐसी फैक्टर थी जो कि मुगल को इन्वॉल्वमेंट करने में मजबूर कर दिया इस रीजन में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कौन कौन सी पावरफुल स्टेट राइज होते हैं इस वक्त, और उसमें मराठा की रोल क्या थी, मराठा क्यों आए इसके अंदर। मराठा तो ऐसे कोई राजपूत के जैसे वो रूलर नहीं थे, तो क्यों बीच में उनका एंट्री होती है। और कल्चरल फोर्सेस दैट, कौन सी ऐसी कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर थी जो कि इंडियन हिस्ट्री को सेप दे रही थी, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहले देखेंगे इमरजेंस ऑफ पावरफुल स्टेट्स इन द डेक्कन। डेक्कन में किस तरह की पावरफुल स्टेट्स बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो उससे पहले आप थोड़ा मैप पे फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जितने सारे एरिया है, बुंदेलखंड, मावा, गुजरात, मालवा कहीं ना कहीं ये आ गया था मुगल सुल्तानेट के अंदर। गुजरात भी कोशिश कर रहे थे, और राजस्थान की जो एरिया है वो भी कहीं ना कहीं अकबर कोशिश कर रहे थे अपने सुल्तानेट के अंदर लाने के लिए। तो इसी वक्त पे जब अकबर के टाइम पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, ये जो खंदेश खंदेश एरिया है, यहाँ पे अहमदनगर है, यहाँ पे बेरार है। ये सारी चीज़ें हम आगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। गोलकुंडा जगह यहाँ पे है, यहाँ है बिदार, यहाँ है बीजापुर जो कि गोवा के एरिया में आसपास आता है। ये हो गया विजयनगर। देखिए, जब विजयनगर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। विजयनगर के टाइम पे यहाँ के जो एरिया थी, ये टोटल एरिया हो गया था बहामनी किंगडम। यहाँ पे बहामनी किंगडम एक वक्त पे वो डिवाइड होके 3-4 प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था। तो उसके बाद विजयनगर भी थोड़ा उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जब ये बहामनी किंगडम डिवाइड हो गया था, तो तभी क्या हुआ, पावरफुल स्टेट धीरे धीरे इमर्ज होके आ रहे थे। तो देखिए, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ बहामनी किंगडम 3 पावरफुल स्टेट इमर्ज हुआ। एक हो गया अहमदनगर, दूसरा हो गया बीजापुर, तीसरा हो गया गोलकोटा। ये 3 एरिया धीरे धीरे पावरफुल बन रहे थे। ठीक है। दीज स्टेट्स कंबाइंड फोर्सेस टू क्रॉस विजयनगर एट द बैटल ऑफ बेनेती। तो इन तीनों ने मिलकर, और इसके आसपास के जितने प्रोविंसेस थे उन्होंने मिलकर विजयनगर को, जो बैटल ऑफ बनिहाती थी नियर तालीकोट, यहाँ पे उनको हराया 1565 में। ठीक है। तो इसी वक्त क्या हुआ, फॉलोइंग देयर विक्ट्री अहमदनगर बीजापुर क्लास्ड ओवर द रिच एंड फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ सोलापुर व्हाइल ऑल्सो हार्बरिंग एम्बिशंस टू कनकोर बिदर एंड बिरार। तो तभी क्या हुआ, अहमदनगर, ये जो तीनों एरिया थी, प्रोविंसेस थी, ये एक दूसरे के बीच कन्फ्लिक्ट उनकी लगी रहती थी, ताकि उनकी एरिया एक्सटेंशन हो सके, या फिर वो खुद अपने एरिया और दूसरे के एरिया को एक्सटेंशन करना चाहते थे, तो दूसरे एरिया के ऊपर राज करना चाहते थे। तो इसी वजह से एक दूसरे के साथ उनकी युद्ध भी लगी रहती थी, और डिफरेंट आसपास के एरिया में भी उनकी युद्ध लगी रहती थी।
तो क्या हुआ, इसी बीच जब विजयनगर एम्पायर हार गई युद्ध में बानीहाती बैटल में, उसके बाद अहमदनगर की जो रूलर थे और ये जो बीजापुर, ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ गए कि उनको सोलापुर, इसके बीच में एक जगह है सोलापुर, उसको अख्तियार करना है क्योंकि ये एक बहुत ही रिच एंड फर्टाइल ट्रैक्ट है। और उसके बाद उनका भी ये भी नज़र था, ये जो बेरार है एंड ये जो बिदर एरिया है, ये दोनों एरिया को भी वो अख्तियार करना चाहते थे। गुजरात भी इन सब के बीच भी आ गया इस कॉन्फ्लिक्ट में। उन्होंने भी क्या किया, एक्टिवली एडेड बेरार एगनेस्ट अहमदनगर। तो बेरार को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गुजरात, क्योंकि उसको लगा कि अगर ये एरिया अख्तियार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी थ्रेट आ जाएगी। वो एक एक दूसरे से मिलकर गुजरात को भी अख्तियार करना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से इस जगह पे जो पावर की राइज हो रही थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, बेरार को हेल्प की अहमदनगर के एगनेस्ट में, एंड इवन एंगेज्ड इन वॉर एगनेस्ट अहमदनगर इन ऑर्डर दैट द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर इन द डेक्कन वाज नॉट अपसेट। तो ये जो एग्जिस्टिंग पावर थी, जो भी पावर थी बर्तन डेक्कन में, वो डिस्टेबलाइज ना हो, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, अहमदनगर के एगनेस्ट में बेरार को हेल्प किया। ठीक है, तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई जब अकबर गुजरात को अख्तियार कर लिए। ठीक है, मुगल कन्क्वेस्ट कर लिया गुजरात को 1572 में, जिसके बाद एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई डेक्कन या फिर साउथ इंडिया में। तो क्या हुआ, अकबर ने तो गुजरात को कन्क्वेस्ट कर लिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ बिजी शेड्यूल बन गए जिसके वजह से उनको डेक्कन में इंटरफेयर करने की टाइम नहीं मिला, या फिर वो इतना बिजी हो गए, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, रेविलियन चल रही थी, जिसके वजह से वो डेक्कन में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे। तो इसी वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या किए, जो अहमदनगर के रूलर थे उन्होंने क्या किया, बेरार को इसी बीच अनेक्स कर लिया। ठीक है, करने की कोशिश कर ली। तो इसी बीच जंग भी लगी रहती थी बीजापुर और अहमदनगर के बीच। तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बन गई, पीस एग्रीमेंट, जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ कि बीजापुर को ये हक है कि वो विजयनगर के तरफ जितने सारे एरिया है उस एरिया को एक्सटेंशन कर सकते हैं, और इसी बीच अहमदनगर क्या करेंगे, बेरार को अख्तियार कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ उनके बीच एग्रीमेंट हो गई। तो इसी के साथ क्या हुआ, गोलकुंडा एक ये भी एक उसके पावर भी राइज हो रही थी, को कहीं ना कहीं उसने भी चाह रहा था कि उसका एरिया भी एक्सटेंशन हो। तो उसने क्या किया, विजयनगर की बहुत सारे ऐसे नायक हुड में डिवाइड हो गए थे बहुत सारे प्रोविंसेस, तो उसको उसने गोलकुंडा की रूलर ने उस चीज़ को टारगेट किया, उस नायक हुड एरिया को टारगेट करके वहाँ पे अख्तियार करने की कोशिश की। यहाँ पे दोस्तों मराठास की एंट्रीज होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मराठास किस तरह से फ्रंट पे आते हैं, किस तरह से उनकी रोल आती है। यहाँ से पहले बहामनी किंगडम, विजयनगर, यहाँ से पहले मराठा की कोई नामोनिशान नहीं थी। मतलब मराठा इस तरह की एक रूलिंग डिनास्टी नहीं थी। ठीक है, ये एक सोल्जर कैटेगरी के लोग थे जो धीरे धीरे आकर पावर में आए। ठीक है, तो मराठा इंटीग्रेशन कैसे हुआ, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ जो मराठा धीरे धीरे डेक्कन के अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। तो कैसे हुआ ये सब, मराठा ट्रूप जो थी वो एक सोल्जर की ट्रूप थी जिसको मराठा बोला जाता है पर्टिकुलरली, और ये जो थे ये एम्प्लॉयड हुए थे एक लूज ऑक्सिलरीज और बारगिर्स, यूजुअली कॉल्ड बारगीज इन द बहामनी किंगडम। जो बहामनी किंगडम जब रूलर में थे, राजा थे, बहामनी किंगडम की रूलिंग चल रही थी, तभी ये जो मराठा ट्रूप थी वो उनकी आर्मी में प्लेस्ड हुए थे, एक एक्जिलरी के हिसाब से असिस्ट करने के लिए उनको बारगिर से के हिसाब से वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हुए थे। रेवेन्यू अफेयर्स एट लोकल लेवल वेयर इन द हैंड्स ऑफ डेक्कनी ब्राह्मण्स। तो डेक्कन में जो ब्राह्मण्स थे उनके हाथों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंपा गया था। ठीक है, लोकल लेवल पे वो रेवेन्यू अफेयर्स को देख रहे थे। सम ऑफ द ओल्ड मराठा फैमिलीज रोज इन द सर्विस ऑफ द बहामनी रूलर्स। बहुत सारे से पुराने जो ओल्ड फैमिलीज होते थे मराठास की, उन्होंने बहामनी रूलर्स की सर्विसेज में भी, पर्सनल सर्विस में भी वो एम्प्लॉयमेंट पा रहे थे, एंड हेल्ड मनसाब्स एंड जागीर्स फॉर देम। तो उनको भी जागीर्स दिया जाता था, मनसाब दिया जाता था। मोस्ट ऑफ देम वर पावरफुल जमींदार्स, देशमुख, ये सारे पोस्ट में भी वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो रहे थे।
ठीक है, धीरे धीरे द मराठास फॉर्म द बैकबोन ऑफ द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन द डेक्कन सिमिलर टू द राजपूत इन द नॉर्थ इंडिया। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में राजपूत की रूलिंग बढ़ रही थी धीरे धीरे ये, लेकिन देखिए राजपूत एक रूलिंग डिनास्टी थी, वो एक ट्राइब की, एक क्लान की लीडर थे जो राजपूत थे। धीरे धीरे उनकी जो साम्राज्य बढ़ी, उनकी एक दूसरे के साथ वो जो वार करके धीरे धीरे उनके साम्राज्य बढ़ती जा जाती थी। लेकिन जो मराठास थे वो इस तरह के एक क्लान नहीं थे, एक ट्राइब नहीं थे, एक रूलिंग डिनास्टी नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रूप थे, सोल्जर के ट्रूप थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। वो हमेशा असिस्ट करते थे डिफरेंट रूलर को। जैसे कि बहामनी किंगडम के अंदर वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए थे, पावरफुल हो गए थे। ड्यूरिंग द मिड 16th सेंचुरी क्या हुआ, डेक्कन स्टेट्स रूल्स एक्टिवली साउट टू विन ओवर मराठा। तो धीरे धीरे डेक्कन स्टेट क्या किया, जो रूलर्स थे डेक्कन स्टेट की, धीरे धीरे उन्होंने मराठा को जीत गए। तो ब्राह्मीण इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के एक इंसान थे जिसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। उन्होंने 1535 में उन्होंने राजगद्दी पे बैठी। वाज ए लीडिंग एडवोकेट of this policy, reportedly entertaining 30,000 Maratha auxiliaries in his army and introducing Maratha in revenue accounts। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि मराठा बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे सोल्जर्स होते हैं। तो उन्होंने 30,000 मराठा सोल्जर्स को अपने आर्मी में पोस्ट दिया था और मराठा को भी, मराठी जितने सारे लोग होते थे उनसे भी अच्छा जो लोग होते हैं उनको रेवेन्यू अकाउंट के लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कर लिया था। ठीक है, तो धीरे धीरे मराठास की पावर बढ़ने लगी। तो यहाँ पे जो मराठास थे धीरे धीरे उनकी जो साम्राज्य उन्होंने विस्तार की, कैसे विस्तार की, तो बीजापुर में अपने पढ़ा पिछले स्लाइड में, इब्राहिम आदिल शाह जो मराठास को फेवर किए और उनको आर्मी में, रेवेन्यू सिस्टम में उनको जगह दी। उसके बाद अहमदनगर में क्या हुआ, मराठास में जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स थी उनको डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में यूज़ किया जाता था। उनको जिस तरह की डिफरेंट जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन होती थी दोनों स्टेट के बीच में, तो वहाँ पे नेगोशिएशन करने के लिए भेजा जाता था। तो ये जो चीज़ है, टाइटल ऑफ पेशवा वहाँ पे उभर कर आया था। ठीक है, ये जो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण को जिसका नाम था कानकोजी नारसी, उनको पेशवा की टाइटल दिया गया था बाय द रूलर ऑफ अहमदनगर। वहाँ से धीरे धीरे पेशवा जो चीज़ है उभर कर धीरे धीरे आया। फिर गोलकोंडा जो एरिया थी, ये हो गया बीजापुर, ये हो गया अहमदनगर, फिर आ गया गोलकोंडा एरिया। वहाँ पे भी स्टेट अफेयर में मराठास बहुत ही डिफरेंट रोल प्ले कर रहे थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये जो मराठास थे बहामनी किंगडम से, बहामनी किंगडम तो एक बड़ा एरिया था, ये बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया था डिफरेंट एरिया में, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इसमें पेरार, तो ये सब एरिया में डिवाइड हो गया था। तो ये मराठास भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर एक एरिया में छा गए। तो इस बीच दोस्तों क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य जब देखिए, मुगल साम्राज्य से पहले दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, ये जो दिल्ली सल्तनत एरिया जब उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, दिल्ली सल्तनत एरिया डिक्लाइन हो गया, तो क्या हुआ, बहुत सारे सूफी सेंट वहाँ पे थे और बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो कि अच्छे लर्नड मैन थे, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट पर्सन, मतलब डिफरेंट टाइप के जो पिजेंट्स थे, पिजेंट्स पर्टिकुलर कहा जाता है। तो इस तरह की जो कैटेगरी के लोग थे उन्होंने माइग्रेशन किया साउथ इंडिया की तरफ, डेक्कन की तरफ, ताकि उनको अच्छे खासे वहाँ पे, तब बहामनी किंगडम रूल कर रही थी। ठीक है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी, इसी वजह से बहामनी किंगडम में जो रूलर थे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया और उनका जो ठीक से ट्रीटमेंट किया। तो पॉलिटिकली ऑल्सो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया इतना आइसोलेट नहीं थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा हुआ था बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो कि साउथ इंडिया में भी इंटरेस्ट रखते थे, डेक्कन एरिया को भी अपने सुजनिटी में के अंडर रखे हुए थे। तो जब मुगल साम्राज्य आ गई तो धीरे धीरे उन्होंने गुजरात को अख्तियार कर लिया, मल्लों को अख्तियार कर लिया वेस्ट में,
और उड़ीसा, ये सारे जो एरिया थी, गुजरात, मालवा, फिर उड़ीसा ईस्ट में, ये सब एरिया कहीं न कहीं ये भी साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे, क्योंकि उनको भी अख्तियार करना था डेक्कन एरिया, क्योंकि बहुत ही एक डिफरेंट तरीके के बहुत रिच रिसोर्सेस वाली एरिया है। यहाँ की कल्चरल डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ों में ये सॉइल बहुत फर्टाइल है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1560 से 70 तक लेकर मुगल ने मालवा और गुजरात के कॉन्कोर में 10 ईयर उनका चला गया वहाँ पे। 1576 में मुगल ने खानदेश एरिया को भी अपने अख्तियार में कर लिया। फिर क्या हुआ, ये जो 12 साल 1586 से लेकर 1598 तक, ये 12 साल मुगल डेक्कन में नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ था कि उज़्बेक की नॉर्थ वेस्टर्न से उज़्बेक की आक्रमण हो रही थी, इन्वेड हो रही थी। तभी अकबर को 12 साल के लिए वहाँ पे जाकर लाहौर में रहना पड़ा, ताकि इस उज़्बेक का जो इन्वेड को वो रोक सके। तो इसी वजह से वो डेक्कन को इतना टाइम नहीं दे पाए। इसी बीच क्या हुआ, डेक्कन की जो रूलर्स थे, जो स्टेट्स थे, उनकी सिचुएशन धीरे-धीरे डिटेरियोरेट होने लगी, क्योंकि बीच में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट लगी रहती थी, एक दूसरे के एरिया को अख्तियार करने की इच्छा जो वार बार-बार लगी रहती थी। तो ये सारी चीज़ों में क्या हुआ, उनकी सिचुएशन धीरे-धीरे डिटेरियोरेट करने लगी। तो हम देखेंगे डेक्कन में क्यों डिटेरियोरेट हुआ, और वो जो रूलिंग डिनास्टी थी वो क्यों धीरे-धीरे डिटेरियोरेट करने लगी। पहले तो बात ये थी, फ्रीक्वेंट वार्स थी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस डेक्कन स्टेट्स वर कॉमन अकरेंस। एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगी रहती थी कि एक दूसरे के एरिया को किस तरह से हड़पा जाए। फिर फैक्शनल फाइट्स होती थी, डेथ ऑफ ए रूलर ऑफन लेड टू पावर स्ट्रगल। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर मर जाता है तो सक्सेशन के लिए डिफरेंट रूलर के बीच भी झगड़ा लगी रहती थी। नोबल्स के बीच, और ईच वाइंग टू बी ए किंग मेकर, हर एक को किंग बनना है, किंग बनाना है, इस तरह की जो मेंटालिटी के साथ एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे। फिर एथनिक टेंशन रहती थी। एथनिक टेंशन क्या है? हॉस्टिलिटी बिटवीन डेक्कनीज एंड न्यू कमर्स। एक न्यू कमर्स थी जो डेक्कनिक, तो वो नेटिव हो गए, डेक्कन में जो लोग रहते थे उनको डेक्कनीज बोला जाता है। न्यू कमर्स जो आ रहे थे डिफरेंट एरिया से इन्वाजन करके, रिफ्यूजी लेकर धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ा के, जो न्यू कमर की लोग आते थे, जैसे कि अफाकीस, गरीब्स, ये जितने सारे लोग हैं वो भी धीरे धीरे वहाँ पे रह रहे थे। तो विथ हब्सीस एंड अफगान्स फॉर्मिंग सेपरेट ग्रुप्स एमंग द डेक्कनीज। तो अफगान्स भी कहीं ना कहीं, अफगान्स और एक ग्रुप थे जिनका नाम था हब्सीस, ये दोनों भी कहीं ना कहीं अपने ग्रुपिंग बना रहे थे वहाँ पे रूल करने के लिए। तो एथनिक टेंशन भी कहीं ना कहीं बनी रहती थी। लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, ये भी एक रीजन थी। क्यों? दीज फैक्शंस हैड लिटिल कनेक्शन विद द लोकल पीपल के साथ उनके बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता था, जिसके वजह से लोकल पीपल टुवर्ड्स रूलर्स एंड नोबल्स उनकी लॉयल्टी नहीं थी, बहुत ही कम लॉयल्टी थी, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते थे। जिस प्रोसेस क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ द असिमुलेटिंग ऑफ द मराठास इन द मिलिटरी एंड पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द डेक्कन स्टेट्स which had started earlier did not make much headway. The rulers and nobles therefore commanded little loyalty from the people. तो इसी बीच क्या हुआ, जो भी मराठास थे, मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम जो भी डेक्कन स्टेट में बनी थी, वो धीरे धीरे अपने लोगों को खुश नहीं कर पाए। धीरे धीरे लोगों से सपोर्ट वो हार गए, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे, नोबल्स के बीच, रूलर के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था। जिसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे बहुत ही ओरसन हो गया बाय सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज। धीरे धीरे पॉलिटिकल और रिलीजियस, ये सारी चीज़ों के बीच भी वो फंस गए, और इसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई, और धीरे धीरे डेक्कन स्टेट बर्बाद होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे और एक टाइप के कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई, वो ही रिलीजियस कंट्रोवर्सी। ये क्या थी? सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड विद द राइज ऑफ सीजिम इन ईरान। तो तभी क्या हुआ, ईरान में एक नई तरह की रिलीजन स्टार्ट हुआ जिसको सीजिम बोला जाता है। ये मुस्लिम कम्युनिटी की और एक कैटेगरी के धर्म है, अंडर ए न्यू डिनास्टी जिसका नाम था सफाविद डिनास्टी। ठीक है, ये जो सीजिम सेक्ट थी ईरान की, ये बहुत दिनों तक सप्रेस्ड सेक्ट था उस ईरान एरिया में। एंड फर्स्ट फ्लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, द वोटरीज ऑफ द न्यू सेक्ट इंडल्ज इन ए गुड डील ऑफ परसिक्यूशन ऑफ देयर एस्टेल ओपोनेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, एक वक्त आया जहाँ पे उनका जो ओपोनेंट था, जो उसको सप्रेस करके रखे हुए थे इतने दिनों तक, सो सफाविद डिनास्टी ने उनको हराया
दोहरा के अपने जो रिलीजियस है, अपने जो रिलीजन है उसको ऊपर उठाने की कोशिश की। उसके बाद इसके वजह से क्या हुआ, मेंबर ऑफ मेनी एमिनेंट फैमिलीज फ्लेड टू इंडिया। तो वहाँ पे जो भी रूलिंग डिनास्टी, प्रीवियस रूलिंग डिनास्टी थी, सफाविद डिनास्टी से पहले, उन्होंने क्या किया, रेफ्यूज लेने के लिए इंडिया को भाग के आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनशेल्टर साउथ शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ अकबर। तो अकबर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें रिफ्यूजी दे दो, शेल्टर दे दो। तो अकबर एक इस तरह के इंसान थे जिन्होंने कभी कोई किसी भी धर्म के बीच उन्होंने कभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं की। हर एक धर्म के लोगों को इक्वल तरीके से देख रहे थे। तो उन्होंने सिया सुनी के बीच भी किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हुआ था, जिसके वजह से वो फॉरेन कंट्रीज में भी इतना ही पॉपुलर थे जितना कि इंडिया में थे। उसके बाद ये भी एक सिचुएशन हुआ कि गोलकुंडा अडॉप्टेड सी जिम। तो उसके इस चीज़ होने के बाद गोलकुंडा एक एरिया था जिसने सी जिम को अडॉप्ट कर लिया एज ए स्टेट ग्रेड। ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर, उन्होंने साइट फैक्शंस, जो साइट मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको उन्होंने अपना लिया। तो इसी बीच और एक टाइप के रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हुई, स्प्रेड ऑफ महादावी आइडियाज भी तभी स्प्रेड होना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो ट्रेडिशनल एलिमेंट जो भी था, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग थे इंडिया में, तभी देखिए इंडिया एक इस तरह की कंट्री बन गई थी। पहले तो हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग रहते थे। धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी के, हिंदू धर्म में आ जाता है सब कुछ, जैसे कि बुद्ध धर्म, सिख धर्म, सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के धर्म होते हैं वो आ गए फॉरेन इन्वाजन से। उसके बाद मुस्लिम के भी डिफरेंट, जैसे हिंदू में डिफरेंट डिफरेंट माइनॉरिटी है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इस तरह की, इस मुस्लिम में भी डिफरेंट तरह की उनकी धर्म है, सियाजिम, सुन्नीजिम, महादाई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो नेटिव लोगों के ट्रेडिशनल लोग थे उन्होंने अपोज करना शुरू किया। बहुत सारे मुस्लिम के जितने सारे कम्युनिटी के लोग थे, धर्म थे, उसको अपोज करना शुरू किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत धीरे धीरे बहुत बढ़ रही थी। ठीक है। तो ये जो महादावी आइडियाज़ थी वो, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो महादावी आइडियाज़ है, ये डेक्कन में धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू किया। इसकी आइडिया क्या थी, फिलोसफी क्या थी, कि उनके जो लोग थे वो ये बिलीव कर रहे थे, ये मुस्लिम कम्युनिटी के ही थे ये लोग, ये बिलीव कर रहे थे कि एवरी इपॉक ए मैन फ्रॉम द फैमिली ऑफ द प्रोफेट। कि अगर कोई हमारे धर्म नष्ट हो रहे हैं या फिर हमारे धर्म इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रहा है कि डिटेरियोरेट कंडीशन आ रही है हमारे धर्म की, तो तभी क्या होगा, प्रॉफिट की जो फैमिली है उस फैमिली से कोई एक आएंगे, मतलब उनके जो गॉड, डिवाइन गॉड होते हैं वो आएंगे, an appearance and will strengthen the religion and make justice triumph, such a person called Mahdi। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उनको लगा कि उनके प्रॉफिट, जो उनका सोच था कि उनके जो प्रॉफिट फैमिली है, जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं उनके उस तरह के प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट फैमिली से कोई ऐसे आएंगे डिवाइन एनर्जी जो कि उनके धर्म को रक्षा करेंगे और उनको जस्टिस देंगे। वो जो उन टॉर्चर हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उसको जस्टिस देंगे। तो उस पर्सन को बोला जाता है महादी। ठीक है, जो पर्सन आएंगे उनका नाम होगा महादी। इंडिया में शाहिद मोहम्मद एक इंसान थे जो कि उनके बर्न होते हैं वो जौनपुर में। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द महादी। तो वो खुद को महादी के नाम पे प्रोक्लेम्ड करते हैं 15th सेंचुरी के हाफ में। शायद अहमद, उन्होंने इंडिया के बहुत सारे एरिया को ट्रैवल करते हैं एंड इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड क्रिएटेड ग्रेटर एंथुसियाज्म। वो धीरे धीरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी एंटर होते हैं और बहुत
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होने के बाद अकबर कौन सी ऐसी चीज़ बनी जिसके वजह से अकबर का कंसर्न बढ़ गया कि ये डेक्कन एरिया में, वो तो नॉर्थ में खुशी में थे, तो धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया में अख्तियार भी हो चुकी थी, यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया भी अख्तियार हो चुका था, नॉर्थ इंडिया भी तो अख्तियार हो चुका था। तो डेक्कन के लिए उन्होंने क्यों इंटरेस्ट लिया, कौन सी ऐसी चीज़ बन गई? तो पहली बात यह है सेक्टरियन स्पिल ओवर। सेक्टरियन स्पिल ओवर मतलब धीरे धीरे जो भी राइवलरीज क्रिएट हो रही थी डेक्कन स्टेट में, उनको लगा अकबर को कहीं ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे राइवलरीज धीरे धीरे हमारे मुगल साम्राज्य को भी अफेक्ट ना करते। ये पहली रीजन थी। सेकेंड रीजन था पोर्तुगीज की थ्रेट। ये जो पोर्तुगीज थे वो धीरे धीरे इंडिया के अंडर एंटर कर रहे थे और वो इस तरह की कैटेगरी के मतलब काम कर रहे थे कि जो पिलिग्रिम कर रहे थे, जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे मेका के लिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनके लिए पिलिग्रिम टैक्स वगैरह वो भी सब वो लेना शुरू कर दिए। इवन रॉयल लेडीज जो थी वो भी, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं अकबर के लिए एक कंसर्न बन गई थी कि इस तरह की कैसे कर सकते हैं, धर्म के लिए इतने सारे टैक्स, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो पोर्तुगीज के जो फॉरेनर आके इंडिया में इस तरह की हरकतें कर रहे थे, कहीं ना कहीं अकबर को के लिए थ्रेट बन गया था। थर्ड चीज है टेरिटोरियल एम्बिशन। ये पोर्तुगीज जो आ रहे थे वो तो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं आए थे, उनका ये भी एक रीजन था कि उनका धर्म को प्रोपागेट करना है। उनका जो लोग होते हैं, डिफरेंट लोग, उनको कन्वर्ट करना है अपने धर्म में। इसी वजह से वो भी ट्राई कर रहे थे अपने जितने हो सके लोगों को कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में, जिसके वजह से वो धीरे धीरे सूरत को भी और एरिया को भी एक्सटेंड कर रहे थे अपने इंडिया में। एरिया अपने अंडर ला रहे थे, धीरे धीरे एक्सटेंशन कर रहे थे, जिसके वजह से अकबर को थ्रेट डबल हो गया, और सॉरी अकबर का कंसर्न डबल हो गया जब वो सूरत को अख्तियार कर लिए। फिर यूनिफाइड डिफेंस। तो अभी अकबर को ऐसा लगा कि जब हम कंप्लीट इंडिया को अख्तियार कर लेंगे, हम इंडिया वाले एक यूनाइट होके इस पोर्तुगीज को, जो भी फॉरेनर आ रहे हैं वेस्टर्न में से, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से अकबर अकबर ने इंटरेस्ट लिया कि मुझे अब डेक्कन को अख्तियार करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक का कंक्लूजन यही रहा कि डेक्कन स्टेट मुगल साम्राज्य किस रीजन के वजह से डेक्कन स्टेट या फिर साउदर्न इंडिया को इंडिया में अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए रेडी होता है, इंटरेस्ट लेता है। इसका रीजन हमने पढ़ा, स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये जो एक तो डेक्कन की जो पॉलिटिक्स थी, ये इंस्टेबिलिटी हो रही थी, और इसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये एक बहुत ही की इंटरेस्ट, इसी वजह से की इंटरेस्ट ले रहे थे मुगल एम्पायर। और सेकेंड तो रिलीजियस कर्नर के वजह से, इसके बारे में तो हमने पढ़ा। फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो पोर्तुगीज से एक्सटर्नल थ्रेट आ रही थी, और एम्पायर एक्सपांसन, मुगल साम्राज्य को एम्पायर भी एक्सपांसन करना है, तो ये भी एक रीजन था, तो जिसके वजह से धीरे धीरे डेक्कन स्टेट और मुगल साम्राज्य के अंडर आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह की एक्सपेंशन होता है, क्या क्या बीच में वो फेस करते हैं चैलेंजेस, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा मुझे। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।